इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव के कारण यहां की राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। और जहां गुरुवार को भी गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के कालीघाट में भव्य रोड शो किया था, और जहां रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विधानसभा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव के कारण यहाँ की राजनीति एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के कालीघाट में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने ये साफ कर दिया कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह टकराव की ओर बढ़ चुका है। भवानीपुर की सड़कों पर जब उनका काफिला गुजरा तो ये सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दो बड़ी पार्टियों के बीच सीधा आमना सामना भी देखने को मिला। ममता बनर्जी के घर के पास हुई झड़प बताती है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि साख और वर्चस्व की जंग बन चुका है। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। वहीं बीजेपी नेताओं ने झड़प को लेकर कहा कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है और इस चुनाव के बाद साफ हो जाएगा कि कौन चोर है। कहाँ सुनाई दे रहा है, हमें ये सब नहीं सुनाई दे रहा है। जनता चोर बोल रही है ममता सरकार को, क्योंकि वे चोर हैं, उन्होंने चोरी की है, उनके नेता मंत्री जेल गए हैं। सब कोई बीजेपी के लिए तैयार खड़े हैं। बीजेपी की आंधी चली है और इन चोरों को लपेट लेगी आंधी। बीजेपी की जीत निश्चित है और शुभेंदु अधिकारी ने इसी ममता बनर्जी को एक बार हराया है, अब दोबारा हराने जा रहे हैं। जो अपने चोर है वो दूसरे को चोर कहते हैं और जनता जानते हैं कौन चोर। अरे ये प्रशासन, ये जनता के जो इतने संख्या, ये देखकर उनका डर पैदा हुआ और इसके कारण वो चोर बता के मीडिया में पहुंचने का तरीका निकाला। बता दें कि शाह का काफिला जब कालीघाट पहुंचा, जहां से ममता बनर्जी का घर कुछ ही दूर पर है, तो वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान सिर पर काला कपड़ा बांधे लोगों ने अमित शाह गो बैक के नारे भी लगाए और काले झंडे भी दिखाए। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होने लगी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ पर कंट्रोल किया। दरअसल सीएम ममता पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरलम जाकर बिहार की बुराई कर दी है। जी हां, आपको बताते चलें कि बिहार की एनडीए की सरकार से नाराज तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताकर अपमानित करने वाला बयान दे दिया, और जिसके बाद तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब सियासत भी पूरे तरीके से गर्मा गई है। तो वहीं एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरलम जाकर बिहार की बुराई कर दी है। बिहार की एनडीए सरकार से नाराज तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताकर अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसके बाद तेजस्वी के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने केरलम के कोझिकोड में कहा है कि हम बिहार से आते हैं, जो देश का सबसे गरीब राज्य है, इसलिए हम विकास को समझ सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो भी हमारा बिहार प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन केरलम में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग उच्चतम है। हम केरलम के विकास का उदाहरण देते हैं। केंद्र सरकार ने केरलम के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर एलडीएफ ही चुनाव जीते। बता दें कि अब उनके इस बयान को बिहारी अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है।
तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही लालू परिवार का बिहार को लूटने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार को बदनाम करते हैं। कहां से उन्हें बिहार सबसे गरीब राज्य लगता है। तो बिहार को उन्होंने पुअर स्टेट कहा और बोला उन्होंने कि हम केरला की तरह बनना चाहते हैं। इन लोगों की आदत हो गई है बिहार को बाहर जाकर के बदनाम करने का। आज बिहार पूरे देश को अग्रणी रह करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम किस मामले में पुअर स्टेट हैं? आज पावर प्रोजेक्ट में, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयर कनेक्टिविटी में और लोगों के बीच आज जो खुशहाल का माहौल है, तो बिहार को ये लोग बदनाम करते हैं। तेजस्वी जी अपने प्रदेश की शिकायत कर रहे हैं, गरीब राज बता रहे हैं, तो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो इनके एक गुरु हैं राहुल गांधी जी, जब वो विदेश जाते हैं तो वहां शिकायत करते हैं अपने देश का, और ये जा रहे हैं प्रदेश तो अपने राज्य का शिकायत कर रहे हैं। कुंठित मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये मैं समझता हूं कि राजहित के लिए नहीं उचित है और उनके लिए भी उचित नहीं है। सुझाव है मेरा। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश में किसी भी राज्य में आप जाते हैं, उस राज्य की जयकार करनी चाहिए। ये भारत की विविधता का सम्मान है। लेकिन अपने राज्य को गालियां देना, ये तेजस्वी यादव जैसे नेता ही कर सकते हैं। एक तरफ राहुल जी दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं वो भारत को गालियां देते हैं। अब ये नया शगल पाल लिया है तेजस्वी यादव ने। बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाया, विकसित राज्य बनने की पात्रता रखने वाला राज्य बनाया। ये लालू जी और राबड़ी जी का बिहार नहीं है। जो बिहार की दुर्दशा है उसके जन्मदाता कौन थे? बिहार में तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासी वार भी शुरू हो चुका है। एनडीए नेताओं की ओर से पलटवार जारी है। वहीं एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया है और माफी मांगने की बात कही है। हालांकि अब तक तेजस्वी यादव और उनके दल की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है और जहां भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी के शासन को भ्रष्ट और जंगलराज बताते हुए उन्हें हराने का दावा किया है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के शासन को भ्रष्ट और जंगल राज बताते हुए उनके हारने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ है। इसके विपरीत ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। पिछले सालों में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल में बसाया, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को जिस तरह बंगाल में बसाया और उनको जिस तरह प्रश्रय दिया, तो टीएमसी का जाने का समय आ गया है। ममता बनर्जी जब भी चुनाव आता है तो अलग अलग तरह की बातें फैलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने देखा कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने अपनी बात को रखा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अगर कहें कि अत्याचार की हद तक वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और ममता बनर्जी लगातार कुछ इस तरह के काम कर रही हैं जो जिसके ऊपर कोर्ट का भी संज्ञान है। ईडी के ऑफिसर से जाकर वो फाइलें छीन लेती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ भी कहना मुझे लगता नहीं कि कोई विश्वास करने लायक बात है। भारतीय जनता पार्टी इस बार
लोगों के मन में है और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। ममता बनर्जी क्या स्वतंत्रता संग्राम लड़ी थी ना, उनके परिवार के कोई लड़े थे। लड़ाई जो किया है तो इतिहास है। तो बीजेपी था नहीं, बीजेपी कहाँ लड़ेगा। आरएसएस था, आरएसएस का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने स्वतंत्रता संग्राम में गए, जेल खाटे, जंगल आंदोलन किए, देख लो जाकर के। तुम्हारा कोई नहीं था, तुम लोगों ने ब्रिटिश लोगों से मिलजुल कर यहाँ देश में लुटतराज चलाया। दूसरी ओर टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी को आयरन लेडी का नाम देकर कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग बिहार से फर्जी वोटर लाकर उन्हें बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी बंगाल चुनाव हारेगी। कि बिहार से वोटर लाए जा रहे हैं, उनको बंगाल के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये 27 फरवरी 2025 पिछले साल की बात कर रहा हूं, 13 महीने हो गए। 13वीं तो खैर इस बार बीजेपी की भी होगी, लेकिन उन्होंने उसी समय यह बता दिया था। और अनेकों वीडियो आपके सामने आए हैं जो उजागर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस हेरा फेरी में पूरी तरीके से मिले हुए हैं और सीईओ जो बंगाल के हैं इलेक्शन कमीशन के, वह भी उनके साथ पूरे जुड़े हुए हैं। बंगाल का सुपर टाइगर, बंगाली संस्कृति की रक्षा, बांग्ला की आवाज एक ही शेरनी है, झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली सेंटिमेंट ममता दीदी के साथ है। बीजेपी हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। हालांकि बंगाल की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो 4 मई को नतीजे आने पर ही साफ हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन के सरकार की सराहना की, तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार मिशन कर्मयोगी के विजन को भी साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना तो वहीं पारदर्शिता को लाना है, और जहां जनसेवा को और भी प्रभावी बनाना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में विकास, सुशासन और जवाबदेही को नई दिशा भी दी जा रही है। सरकार का फोकस है कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो वहीं यही प्रयास प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ मिशन कर्मयोगी के विजन को साकार करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सुशासन की प्राथमिकताओं में कैपेसिटी बिल्डिंग को केंद्र में रखते हुए इसे निरंतर सुदृढ़ कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा आयोजित साधना सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नेतृत्व में सभी विभागों एवं जनपदों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान विषय विशेष केंद्रित प्रशिक्षण एवं अधिगम पहल आयोजित की जा रही है। यह सामूहिक प्रयास सक्षम, संवेदनशील एवं परिणामोन्मुख प्रशासन के निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। विगत 5 वर्षों में मिशन कर्मयोगी ने क्षमता निर्माण को एक सशक्त और परिवर्तनकारी दिशा प्रदान की है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रभावी यात्रा के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऐसे प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन को और अधिक सुदृढ़ करता रहेगा, साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में नई ऊर्जा और संकल्प के साथ अपना योगदान देता रहेगा। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर टीचर
अवध ओझा ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। अवध ओझा का कहना है कि राहुल गांधी को राजनीतिक गुरु की जरूरत है, और जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ उनकी ओर से की गई। ओझा ने उन्हें आयरन मैन कहा है, तो वहीं इसके साथ ही नीतीश कुमार को राज्यसभा न जाने की सलाह भी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर टीचर अवध ओझा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। अवध ओझा ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक गुरु की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मौजूदा वक्त में एक अच्छे गुरु की जरूरत है और साथ ही अकबर की तरह अपने बेहतर नवरत्नों को चुनने की जरूरत है। उन्हें दो चीजें चाहिए। एक तो उन्हें अच्छा गुरु चाहिए जो उन्हें राजनीतिक समझ पैदा करने में उनकी मदद करे। वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक उनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं पैदा होगी तब तक वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो राजनीतिक साइंस पढ़े, राजनीतिक समझ। और दूसरा, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, समुद्रगुप्त की तरह, अलाउद्दीन खिलजी की तरह, अकबर की तरह, वो जो नवरत्न का कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छा करना चाहिए। इस बयान के साथ ही अवध ओझा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ भी की। ओझा के मुताबिक अमित शाह आयरन मैन की तरह है। दबंग वाला भाव है ना, राजनीतिक रूप में भी, डिसीजन लेने के रूप में भी। कभी कभी मैं उन्हें टीवी चैनलों पर जवाब देते हुए भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो आयरन मैन वाली स्थिति है उसको, उस रास्ते पे वो चलते हैं। अवध ओझा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब उन्हें या तो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या फिर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनको प्रधानमंत्री से नीचे तो समझौता नहीं करना चाहिए कि चाहे 4 दिन के लिए बनाओ लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। मैं राज्यसभा तो नहीं जाऊंगा, पहली चीज। जैसे चंद्रशेखर जी बने थे 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री। दूसरी चीज, अगर जब वो फॉर्म में है और अपनी उपलब्धियों की ऊंचाई पर है तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। बहुत सेवाएं दी उन्होंने देश को, राज्य को, बहुत सेवाएं दी। इतिहास में वो अमर है, अमर हो जाएंगे और उनको एक अच्छे रूप में याद भी किया जाए। तो ये सही समय है उनके लिए, या तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे 2 महीने के लिए बने, और या वो संन्यास ले, राज्यसभा न जाए। अवध ओझा राजनीति से वैसे संन्यास ले चुके हैं और अपने विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ओझा नेताओं की रणनीति, निर्णय क्षमता और राजनीतिक समझ पर अक्सर बात करते हैं, और इस बार राहुल गांधी पर दिया उनका बयान चर्चा में है, क्योंकि राजनीतिक गुरु की बात कहकर अवध ओझा ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ पर सवाल उठा दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।